नमस्कार मित्रों। नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। आप वरिष्ठ ईएनटी हैं और मुरादाबाद में पिछले 25 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने अलग अलग जगह पर दिल्ली में, चंडीगढ़ में सेवाएं दी हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि मेरी आज डॉक्टर साहब से वार्ता हो रही है। डॉक्टर साहब मेरे बचपन के मित्र भी हैं, सहपाठी भी हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो ईएनटी में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये क्या होती है? जी, हमारा ईएनटी का जो ऑर्गन है, जी। जैसे ईयर नोज थ्रोट जो है, वो ओपन है टू द कॉमन पॉल्यूशन। यानी अच्छा। कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी डिजीज या बैक्टीरिया एयर में होगा, जी। वो डायरेक्टली सबसे पहले बॉडी में एंटर करेगा थ्रू हमारे ऑर्गन्स के थ्रू, आइदर नोज और थ्रू थ्रोट। जी। जी। तो हम लोग का जो नोज और थ्रोट है, वो मोस्ट ससेप्टेबल है किसी भी डिजीज के, अगर वो डिजीज थ्रू एयर आती है तो। राइट। जैसे कि हमारा कोरोना आया था, और भी हमारी कॉमन कोल्ड और खांसी है, जी। तो जी। सब हम लोग सब हमारा ही ऑर्गन सबसे पहले एक्सपोज होता है उस पैथोजन के। राइट। तो सर, इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है? जी, हमारे नोज से रिलेटेड है सीजनल कोल्ड। जैसे सीजन चेंज होने से बहुत लोगों को कोल्ड होता है। ये कोल्ड जो हमारा होता है, ये कॉमन वायरल, मोस्टली वायरल पैथोजन से होता है जी। हमारी बॉडी में। जैसे आपने बहुत कई सालों में वायरस और बैक्टीरिया के बारे में सुना है। ये दो ऑर्गेनिजम्स मेन होते हैं हमारी ईएनटी में, जो कि हमारे ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू द नोज और थ्रू थ्रोट। तो ये हमारे नोज के अंदर एंटर करते हैं, और नोज में एंटर करने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर एंट्री करते हैं, बोथ वायरस और बैक्टीरिया। जब वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ वो एक पैथोजेनिक प्रोसेस यानी कि डिजीज प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसमें वो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। हम्म। और उसकी उनके एंटर करने से अलग किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी को फीवर है, पेन है, स्वेलिंग है, वो अलग अलग फॉर्म में हमारी बॉडी को प्रॉब्लम करता है। इसी राइट। सेम 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 पैथोफिजियोलॉजी अप्लाई करती है बैक्टीरिया को, और जो जैसे वायरस को वैसे बैक्टीरिया को। जी। तो सर, इसमें जैसे कि थ्रोट में जो है ज़्यादातर जो टॉन्सिल्स वगैरह हो जी। जाते हैं, ईयर में कान दर्द है या कान का रिसना है, जी। और नोज से तो नॉर्मली जो है जिस जुकाम, जी। खांसी, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। अब ये सब इन बीमारियों से मतलब हम क्या ऐसा कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले लें जो इनसे बचा जा सकता है? जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो कि ये प्रॉब्लम मोस्टली एयरवे डिजीज है, हम लोग का नोज और थ्रोट एक एयरवे का पार्ट है। जी। हमारा एयरवे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नोज में, थ्रोट में और लंग्स में। जी। यानी वो नीचे जाके जो चेस्ट में आता है, लंग्स। हम्म। हम लोग का जो जितने भी पैथोजन इस नोज और थ्रोट की एंटर करते हैं, वो थ्रू एयर करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले जी। बताया। तो क्लीन एयर, जैसे कि आप विदेशों में देखते हैं कि आप टीवी पे सुनते हैं एयर पॉल्यूशन इतना है, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इतना है। वो जितना भी पॉल्यूशन है, आइदर इन फॉर्म ऑफ केमिकल और इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, वो बॉडी में एंटर करता है। तो हमको सबसे पहले चाहिए कि हमारा क्लीन एयर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो एयर के ससेप्टेबल है। तो हमें सबसे पहले चाहिए क्लीन एयर, जिसमें पॉल्यूशन कम हो। और पॉल्यूशन कम होगा तो हमारी बीमारियां वैसे भी आ, हम लोग 80-90% तक हमारी डिजीज कम हो जाएगी। राइट। तो साहब, ये पॉल्यूशन तो अपने हाथ में है नहीं, जी। तो हम किस तरीके से जो है जैसे पॉल्यूशन का निवारण कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं ताकि पॉल्यूटेड ना हो जी। जी। हम वो जी, क्या है डॉक्टर साहब, बताइए। अब तो जो जैसे बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो भी डिजीज प्रोसेस शुरू होता है, जी। उसको कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन को हमें लेना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि हमें पैरासिटामोल है, जी। लेवोसिट्रिजिन है, जो अलग अलग फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल हैं, जी। जी। उसी को हम लेके हम अपने डिजीज प्रोसेस को कम कर कंट्रोल कर सकते हैं, सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। तो साहब, एक ऑपरेशंस भी काफी होते हैं जी। ईयर नोज थ्रोट में। लोगों को भय रहता है कि ऑपरेशन के नाम से बड़ा डर रहता है, जी। तो ऑपरेशन कभी कभी बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो ऑपरेशन अवॉइड भी करे जा सकते हैं, या अगर करवा लिए जाए तो इसके क्या फायदे? जी, अगर कोई जैसे टॉन्सिल्स पे लेते हैं हम, फॉर जी। एग्जांपल, तो टॉन्सिल्स जैसे बच्चों में बहुत रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, जैसे बार बार साल में 2 बार, 6 बार
रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, उससे पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो एक स्टेज पे आके वो एक कंपलसरी हो जाता है कि हम उसके टॉन्सिल्स को निकाल दें, रिमूव क्योंकि कर दें। वो एक सोर्स ऑफ पैथोजन है, राइट यानी उनके अंदर टॉन्सिल्स की एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट राइट। क्योंकि यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस रहेगा तो वो उस टॉन्सिल्स उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन जब टॉन्सिल खुद ही डिजीज हो जाए, यानी उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जम जाते हैं, तो फिर हमें उसको एक स्टेज के बाद रिमूव करना ही पड़ता है। अप्रोप्रिएट मेडिसिन से भी ना कंट्रोल हो, तो वो बेटर है कि हम उसको निकाल दें, ताकि वो हमारे शरीर पे किसी प्रकार का बार बार साइड इफेक्ट ना करें। जैसे वो हार्ट पे भी एक किस्म का साइड इफेक्ट कर सकता है, इसमें कि वेल्व्स खराब हो सकते हैं। राइट। नहीं, बहुत से लोगों में ये होता है कि भाई हमारी बॉडी नेचुरल है, जैसी कुदरत ने बनाई है, तो उसमें जो है चीर फाड़ करके हम उसकी जो नेचुरलिटी को ना भंग करें, तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे आपकी बात से लग रहा है। हाँ, अब डज इट तो ये मेक डिफरेंस? ह्यूमन सर्जरी या ह्यूमन डिजीज का एग्जिस्टेंस बहुत लंबा है, मतलब ह्यूमन लाइफ जब से है तब से डिजीज साथ में चलती हैं। मतलब जैसे जैसे हम लाइफ में बढ़ते जाएंगे, डिजीज भी हमारे साथ वैसी बढ़ती जाएगी। जितने हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही डिजीज भी हमें और नए रूप में, नए फॉर्म में आएगी। राइट आप देख ही रहे हैं, आप कहने को आप इतने बड़े इंडस्ट्रियल और इतने डेवलप एरा में रह रहे हैं, फिर भी आपको डिजीज आई जिसने 2 साल तक पूरे वर्ल्ड को पैरालाइज करा। पैरालाइज कर रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें कि आप बहुत मॉडर्न और बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं किसी भी फॉर्म में, लेकिन वो डिजीज जब आती है तो वो अपने रूप में आती है और वो सबको न्यूट्रलाइज, मतलब वो अपना प्रॉपर डिस्ट्रक्शन करती है। तो डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन्स क्या होती हैं और इन वैक्सीन के क्या फायदे हैं? जी, वैक्सीन तो हमारे ह्यूमन मैन, मतलब हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। वरदान है। अगर आप कहें कि कौन ऐसी दवा है जो ह्यूमन लाइफ के लिए 100% बेनिफिशियल है, वो हमारी वैक्सीन है। वैक्सीन से हम काफ़ी स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट करा है। यानी वैक्सीन क्या होता है कि जो जो पैथोजन है, जी या तो हम उसको डेड फॉर्म में कर दें, जी तो वो जब वो डेड फॉर्म में हम उसको बॉडी के अंदर हम वैक्सीन के फॉर्म में, जैसे इंजेक्शन लगाया हमने डेड फॉर्म में, हमारा स्मॉल पॉक्स का वायरस को हमने डेड फॉर्म में लगाया, तो वो डेड फॉर्म में जब वो जाता है तो उसके एंटीजन एक एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स देते हैं। यानी अच्छा। हमारी बॉडी को वो एंटीबॉडी, यानी जो हमारे प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, जी उसको एक्टिवेट करते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। राइट एंटीबॉडी जैसे समाज में चोर और पुलिस, राइट राइट। तो वो हमारा पुलिस फॉर्म है, यानी कि वो पुलिसिंग है, वो हमारे चोर को, यानी कि हमारी बीमारी को कंट्रोल करता है। हाँ, और मतलब अगर मैं लेमैन भाषा में समझूं तो वैक्सीन एक तरीके से हमने एक चौकीदार डाल दिया है, हाँ, जो अंदर अपने चौकीदारों की फौज तैयार कर रहा है, ताकि आगे जो कोई चोर आए तो उनको हाँ, जो तो है हमारे कीटाणु के रूप में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाते हैं, जी और जैसे भी कोई पैथोजन उससे रिलेटेड आया, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे हम लोगों ने रिसेंटली पोलियो भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोलियो पे भी काफ़ी मेहनत करके उसको भी काफ़ी बिल्कुल न्यूट्रलाइज ही कर दिया है। हो सकता है कुछ साल में आप सुने कि पोलियो इंडिया से इरेडिकेट। पोलियो भी इरेडिकेट हो गया है। वेरी गुड। तो वो ये वरदान है। और कितने हैंडीकैप बच्चे, इनकी लाइफ, हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप इज ऑल्सो इक्वल टू मेंटल हैंडीकैप। राइट यानी किसी बच्चा कोई फिजिकल हैंडीकैप होता है, तो वो हैंड टू हैंड आप ये मानिए कि मेंटल हैंडीकैप भी वो उस कंडीशन की वजह से ऑटोमेटिकली हो गया, तो बंद गया अपने वो जीवन में। सही बात है, मानसिक दुर्बलता तो उसमें आ आपने ही एक जाती है, इतना इम्पोर्टेंट सोर्स प्रोग्रेस का आपने एक उसको अपॉर्चुनिटी खो दी। खो दी। अब वो बच्चा, अब जब कोई नहीं होगा, उनके जो अपने फुल पोटेंशियल से वो देश के लिए काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी सर्जरीज करी हैं, अक्सर अखबारों में आपका नाम देखा है कि बड़ी बड़ी विचित्र सर्जरी आपने करी है। आपको क्या लगता है अपनी लाइफ में सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस आपने कौन सा करा है, और उसको करते वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल था, क्या परेशानियां आपने महसूस करी उसमें? जी। तो हम लोग सर्जन हमेशा हर केस को कॉम्प्लिकेटेड ही मान के, कोई सिंपल केस और हम लोग कोई भी केस सिंपल मान के नहीं चलते हैं, जी क्योंकि अगर हम किस सिंपल मान के चलते हैं तो जरूर हम उसमें फंसने के चांस रहते हैं हमें। तो हम्म, हम प्रायोरिटी फर्स्ट स्टेप से ही हर केस को हम जैसे डिफिकल्ट और सीरियस ही मानते हैं। तो चाहे वो एक सिंपल सा चीरा लगाना ही हो, वो भी हम लोग, मैं पर्सनली उसको एक मेजर केस की तरह ही
प्रिपरेशन करके चलता हूँ। जी जी जी। लेकिन हाँ, जो बच्चों की फॉरेन बॉडी है, जैसे बच्चे सिक्के खा लेते हैं हम्म, या जिनकी सांस की नली में पिन गिर जाती हैं, हम्म, वो केसेस चैलेंजिंग है, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी, जैसे एक मेरे पास बच्चा आया था 2 साल का, उसने खेल खेल में कहीं रखा था, कंचा खा लिया। हम्म, अब कंचा खा के वो खाने की नली में फंस गया। ओहो। अब उसको पकड़ने की फोर्सेप्स, जैसे मान लीजिए कंचे का साइज है बड़ा, और हम्म, फोर्सेप्स उसको पकड़ ही नहीं पाती। हम्म, जितना आप उसे पकड़ते हैं वो पीछे खिसकता है, नीचे खिसकता है, नीचे। हाँ, जितना आप फैलाएंगे उसे जितना वो वो नीचे। ग्रिप तो पूरी लेगा नहीं, जी जी लेकिन जी आपके खोलने बंद होने से, मान लीजिए आप एक जो है एक छोटी सी चिमटी से क्रिकेट की बॉल पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, वो तो फिसलेगी पीछे। जी जी। वो ये होता है फॉरेन बॉडीज में, मानता हूँ। ऐसे कान में बच्चे कई बार मोती डाल लेते हैं, और ऐसी एक बच्चा आया था, उसने कान में जो है पत्थर डाल लिया। ओहो। स्टोन्स खेल खेल में बच्चे डाल लेते हैं, जी। क्योंकि वो बच्चों की एक एक्सप्लोरेटिव माइंड होता है। हाँ। हाँ, कि वो उनको हर चीज को एक्सप्लोर करना है। और हम्म, छोटे बच्चे कई बार माउथ से और इस फॉर्म में हम्म, एक्सप्लोर करते हैं, वो उसे निकालने के लिए हमें पूरी बोन को हटाना पड़ा। वो मिड ईयर में, यानी कि कान के बीच में जाके फंस गया। हाँ हाँ। उसको निकालने के लिए हमने पूरी पूरा मेजर 1.5 घंटे की सर्जरी करी, तब वो जाके एक छोटा सा स्टोन उसके कान से निकला, जिसमें पूरा हड्डी को साफ करा। एक मेजर प्रोसेस हो गया। तो मैं मानता हूँ कि केस तो सभी डिफिकल्ट है, लेकिन जी हाँ, इस तरीके के जो फॉरेन बॉडीज हैं, जी जी। वो मैं मानता हूँ, फॉरेन बॉडी को मैं हमेशा डिफिकल्टी मानता हूँ। एक बार आप मुझे पहले एक बार जब हमारी मुलाकात हुई थी जिक्र कर रहे थे कि आप कान की सर्जरी कर रहे थे और करते करते उसमें इतने डीप जाते जाते ब्रेन तक शायद आप पहुंच गए थे। हाँ, आप, हाँ, क्योंकि कान जो है वो आप माने कि सराउंडेड बाय ब्रेन है। जी। कान आप देखेंगे एनाटमी, तो सराउंडेड बाय ब्रेन है। जी तो आप जब भी कान ऑपरेट करते हैं तो आपको ब्रेन की एनाटमी को से को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाय मिस्टेक चांसेस होते हैं, और हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस इन ईयर सर्जरी, उसमें एक ब्रेन कॉम्प्लिकेशन भी, अच्छा। एंटरिंग द ब्रेन, मतलब जी बाय मिस्टेक आप कर रहे हैं कान का ऑपरेशन, और ब्रेन के ड्यूरा को आपने, जिससे ब्रेन कवर होता है, उसको आपने इंजुरी कर दी। उससे पानी जो CSF है लीक होता है। तो तो साहब आप जैसे डॉक्टर साहब इतने जटिल जो है सर्जन लोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 में 100 कामयाब भी हो जाए, कभी कोई केस गड़बड़ भी हो सकता है। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो ऐसी स्थिति भगवान ना करे कभी बन जाती है तो कैसे आप उसको फेस करते हैं? जी हाँ, सर्जरी में बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेप आते हैं, जी लेकिन वो जिस गुरु ने हमें सिखाया, और जिस गुरु का हमें आशीर्वाद है ऊपर वाले का, उसका नाम लेके धीरे धीरे हम करते हैं सर्जरी। अपने पेशेंस को मेंटेन करके, अपने टीचर्स के एक्सपीरियंस को हम रिकॉइल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, जी। और कुछ हमने भी कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, उसको भी हम रिमेंबर करते हैं। उसी को हम बेस बना के हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो साहब आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेहतर अपने ईयर नोज और थ्रोट के लिए जी, क्या जो है वो करें, जो प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस जो वो ले सकते हैं वो आप बताइए। तो चूंकि हम तो एयरवे से लिंक डिजीज को ट्रीट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप अपने एयर की सराउंडिंग को क्लीन रखें। वो एक सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी पेपर या जिम्मेदारी नहीं है। वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किस लेवल पे कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, ताकि हम कम से कम डिजीज़ और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम हेल्दी रख सकें। वो जिम्मेदारी हमारी है। हम एक इंस्टीट्यूशन पे डाल के हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक धन्यवाद। छोटी सी टॉक आपके साथ हुई, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी मेडिकल से रिलेटेड बातें बताई और हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट आपसे बात करके क्लियर हुए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ आप समय समय पर अपने मेडिकल टिप्स हमारे व्यूअर्स को देते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार।